हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बिहार क्वेश्चन किलर इतिहास का जो खान सर के द्वारा निकाली गई बुक है, तो क्वेश्चन किलर जो है लगभग जो है सभी सब्जेक्ट का निकाला गया है। तो उसको हम जो है सब्जेक्ट वाइज करवा रहे हैं। तो इतिहास में अगर देखा जाए तो इतिहास के हमारे प्राचीन का इतिहास खत्म हो गया है, जिसका सभी प्ले लिस्ट अलग अलग बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो सेशन चल रहा है प्राचीन इतिहास का चल रहा है। और प्राचीन इतिहास में अगर हम बात करें तो इस प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो 6 नंबर चैप्टर तक हो चुका है। ठीक है, आज हमारा 7वां चैप्टर होने वाला है। और ये बिहार क्वेश्चन किलर की खास बात ये है कि इसमें जो है आपको 1992 से लेकर 2025 तक बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ना को समावेशित किया गया है। ठीक है, समावेशित किया गया है। तो हम लोग का जो चैप्टर है आज, चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, बात अगर हम करते हैं तो चैप्टर का जो नाम हमारा है वह है 7वां नंबर चैप्टर है। और विश्व का इतिहास हमारा हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं विश्व का इतिहास है। और प्राचीन भारत में हम लोग चल रहे हैं। तो प्राचीन भारत में हम जो है कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो 7वां नंबर चैप्टर। 7वां नंबर चैप्टर क्या है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। ये काफी जो है बड़ा चैप्टर है। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। पेज नंबर जो है 58 है, पेज नंबर 58। मौर्य साम्राज्य देखिए, यहाँ पर जो है 7 नंबर चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मगध साम्राज्य के बाद जो है मौर्य साम्राज्य, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, मौर्य राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो अगर आप लोग वीडियो सीरियल से नहीं देखें तो सीरियल से जरूर देखिएगा, सीरियल से देखिएगा तभी समझ में आएगा, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, किलर बुक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के नाम से करा है। मौर्य वंश की राजधानी कौन सी थी, तो मौर्य वंश की राजधानी आपको पाटलिपुत्रा थी। वैसे मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्रा। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग मगध के बारे में पढ़े थे। मगध में 3 वंश पढ़े थे, हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो मगध साम्राज्य में क्या हुआ था कि उदयन जो है, उदयन क्या किया था, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। और फिर फिर शिशुनाग वंश के जो राजा था कालाशोक, वो भी पाटलिपुत्र को बनाया था। और वैसे शिशुनाग वंश के जो संस्थापक शिशुनाग थे, वो अपनी राजधानी को बनाया था वैशाली। लेकिन जो है उनका उत्तराधिकारी जो था कालाशोक, उन्होंने जो है पाटलिपुत्रा को बनाया। ठीक है, तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा रह गई है ना। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ, पाटलिपुत्रा थी, जो बिहार में पटना के पास गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो पटना, जो अभी आप पटना जान रहे हैं, वो पटना नाम किसने दिया है, शेषासुर ने। पाटलिपुत्रा से पटना नाम किसने दिया, शेषासुर ने। ठीक है, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी, है ना। पाटलिपुत्र मगध राज का प्रमुख नगर और प्रशासक केंद्र था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुआ था। तो यहाँ पर जो है पाटलिपुत्रा जो है काफी ऐतिहासिक स्थल है। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ था 251 ईसा पूर्व में, तो वो हुआ था आपको अ, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और उस समय जो राजा थे मौर्य वंश के अशोक थे। ठीक है, अशोक थे। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज का राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर था, है ना, जिसको क्या कहते हैं, तो अशोक ने हराया था। मेगास्थनीज के राजदूत कौन था, सेल्यूकस निकेटर था, जिसको हराने का काम किया था किसने, तो अशोक ने। सॉरी, अशोक बोल रहे हैं, सॉरी, मिस्टेक हो गया। मेगास्थनीज का राजदूत था सेल्यूकस निकेटर, जिसको हराने का काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसी के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शादी जो है मेगास्थनीज ने अपनी बेटी हेलेना से कर दिया था। किससे कर दिए थे, हेलेना से। हेलेना से, ठीक है, हेलेना से। और हेलेना हेलेना का ही पुत्र कौन था, तो आपको क्या नाम था, देखिए ना,
जस्टिन, है ना, क्या नाम था, जस्टिन था। करम मेगास्थनी यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनी जो था यूनान के राजा मेगास्थनी जो है यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। मेगास्थनी जो था यूनान के राजा, मेगास्थनी जो था यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। कारण मेगास्थनी जो था यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े हैं, देखिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा सा। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने किया था, सॉरी राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्रा। मौर्य हाँ ठीक तो है, वही तो हम बता रहे हैं कि मेगास्थनी जो है यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था, राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज जो था यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसे इसके दरबार में जिसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वह लगभग 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक भारत में रहा। 302 से लेकर 298 तक रहा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का विस्तृत विवरण लिखा है। इनका मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है इनका मेगास्थनीज का, जो किसके राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का, और किसका दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। इंडिका में क्या किसका वर्णन है, तो भारत का विस्तृत विवरण मिलता है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की बात करते हैं तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। 322 ईसा पूर्व में उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने नंद वंश को हराकर मगध में एक नए साम्राज्य की स्थापना की और अपने साम्राज्य को पश्चिम भारत तक विस्तारित किया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था, बृहद्रथ। फिर से देखते हैं एक बार, कह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक इन्होंने जो है चाणक्य की सहायता से किए थे। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके 322 ईसा पूर्व में उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने नंद वंश के हराकर मगध में एक नए साम्राज्य की स्थापना की और अपने साम्राज्य को पश्चिमी भारत तक विस्तारित किया। सोच लीजिए, पश्चिम भारत तक जो है विस्तारित किया। पटलिपुत्र को राजधानी बनाया और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। ठीक है, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, तो ये नहीं आपको रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। कारण निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। यह पश्चिमी क्षत्रप वंश के राजशासक रुद्रदामन प्रथम ने बनवाया था, यानी कि रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। ठीक है, क्षत्रप वंश के शासक थे रुद्रदामन प्रथम। सुसीम मौर्य सम्राट बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था। सुसीम जो था, यानी कि कई राजा होता था ना, अनेक पत्नियां होता था, तो बड़ी पत्नी जो थी उनका बेटा का नाम सुसीम था। और सुसीम और अशोक में काफी जो है उत्तराधिकारी का लड़ाई खतरनाक हुआ था। सुसीम मौर्य सम्राट बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा था। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, या चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, एक ही नाम है। चाणक्य का नाम था, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक थे, है ना। इनके जो है राजनीतिक गुरु अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, तो आपको चाणक्य थे। करा बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दे दिया था, तो अजीवक संप्रदाय को, अजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करा बराबर की गुफाएं जो कहाँ है, जहानाबाद में। अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। यह गुफा बिहार के गया के पास बराबर
पहाड़ियां पर चट्टान का काटकर बनाई गई है ना। इन गुफाओं में अशोक के शिलालेख भी पाए गए हैं। बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं शामिल है। कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि का गुफा। अगर आपसे पूछ देगा लोमस ऋषि का गुफा कहाँ है, बराबर की पहाड़ी में। सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, ठीक है। मौर्य राजवंश की राजधानी थी, तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ था, वो पटना था। कहाँ था, पटना। मौर्य वंश की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो पाटलिपुत्रा थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी एवं पाटलिपुत्र से पटना नाम शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। क्या कह रहा है कि जो पाटलिपुत्रा, जो उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्रा नाम से, उसको फिर पटना कर दिया गया शहर, ठीक है। तो ये पटना किसने किया था, शेरशाह सूरी ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है, तो ये किया गया आपको सेंड्रोकोटस के नाम से, सेंड्रोकोटस के नाम से, ठीक है। कह रहा है यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। सेंड्रोकोटस, 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 ठीक है। याद रखिएगा, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से, तो सेंड्रोकोटस के नाम से। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त जो थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, ये तो जान ही रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोटस कहा, यहाँ तक कि जस्टिन जो था वो भी कहा सेंड्रोकोटस है के नाम से संबोधित किया। यूनानी लेखक जस्टिन ने अपने ग्रंथ एपिटोम में चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र सेंड्रोकोटस के तौर पर किया, है ना। एपिटोम में चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र सेंड्रोकोटस के तौर पर किया था। एपिटोम जो है, ये जो है ग्रंथ है, इसका ग्रंथ था जस्टिन का। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा था, तो ये अलग बात है, सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा, जबकि यूनानियों ने सेंड्रोकोटस कहा, ठीक है। किस यूनानी लेखक ने कहा कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह में दिया गया था, एरियाना प्रदेश। तो किस यूनानी लेखक ने कहा ऐसा बात है, तो ये बात है कहा था स्ट्रेबो ने, है ना, स्ट्रेबो ने। तो ये बिल्कुल सही बात है। एरियाना, एरियाना जो है जब लड़ाई हुआ था, है ना, तो सेल्यूकस निकेटर से, तो निकेटर ने जो है संधि के अनुरूप जो है एरियाना, एरियाना के साथ साथ और भी जो है प्रदेश जो है क्या दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। तो स्ट्रेबो के अनुसार, स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व में पराजित होने के बाद हुई संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने, देखिए अभी बताया ना, एरियाना हो गया, एराकोसिया हो गया, परोपनिषदाई हो गया और जेड्रोसिया के क्षेत्र चंद्रगुप्त को दिए गए थे। तो कौन कौन सा क्षेत्र, देखिए एरियाना पूछा है, अब एराकोसिया पूछ दे तो कुछ भी हो सकता है। इसकी जानकारी हमें यूनानी लेखक स्ट्रेबो व एपियानस देते हैं। इसकी जानकारी हमें कौन देते हैं, स्ट्रेबो या एपिनियास, दो गो देते हैं। स्ट्रेबो ऑप्शन में था, स्ट्रेबो हो गया, और इसके अलावा कौन थे, एपियानस। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था, उपगुप्त ने किया था। किसने किया था, उपगुप्त ने। दीपवंश तथा महावंश के अनुसार, है ना, अगर देखा जाए तो दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित निर्ग्रोथ ने किया था। इसके अनुसार अगर देखा जाए दीपवंश और महावंश के अनुसार तो निर्ग्रोथ ने किया था, लेकिन इसके बाद अशोक मोगली पुत्र तीस से प्रभावित हो गया एवं बौद्ध धर्म से रुचि लेने लगा। मोगली तीस जो थे उससे प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म में रुचि लेने लगे। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, उपगुप्त को, ठीक है। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की, तो अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा किया था। बोध गया जहां उनका जो है जन्म, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो ये क्या थे, 10वीं सदी में, है ना, 10वीं सदी में, सॉरी 10वें वर्ष में, है ना, किस वर्ष में, तो 10वें वर्ष में।
करा अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्त किया था। ठीक है, अपने शासन के 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी, तो 10वां वर्ष में जो उन्होंने किसका ज्ञान की प्राप्ति किया था, सॉरी किसका भ्रमण किया था, तो उनके जन्म सॉरी उनके जो है जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया को, और मृत्यु की जहाँ पर जन्म हुआ था उसमें 20वें वर्ष में जो उन्होंने यात्रा किया था, जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थल था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसका प्रचार प्रसार जो है भारी करवाया। ठीक है, किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बौद्ध धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है? किस लघु शिलालेख में, किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बौद्ध धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया? तो ये जो है किसमें किया गया था, भाबरू या गुर्जरा है ना, या मास्की, तो ये हो जाएगा आपको भाबरू में। किसमें हो जाएगा, भाबरू में, या भाबरू दिख रहा है ना, भाबरू में। ठीक है, राजस्थान के जयपुर जिला के विराटनगर में, राजस्थान के जयपुर जिला के विराटनगर में प्राप्त भाबरू शिलालेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ का अभिवादन करता है, जिन्हें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। इस शिलालेख में अशोक के बौद्ध होने का सबल प्रमाण मिलता है। इस शिलालेख को अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वर्ट ने साल 1837 ईस्वी में खोजा था। कैप्टन वर्ट ने खोजा था। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? तो मौर्य राजकुल है सबसे पुराना। निम्नलिखित में से, इनमें से सबसे पुराना कौन है? मौर्य है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का सबसे पुराना और शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश जो था प्राचीन भारत का सबसे पुराना और शक्तिशाली राजवंश था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य साम्राज्य 185 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। मौर्य साम्राज्य जो है 185 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा और सम्राट अशोक के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो ये राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। ये क्या थे? राजदूत। मेगास्थनीज की जो मुख्य पुस्तक है कौन है? इंडिका है, जिसमें जो है भारत का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत थे। कैसा थे? ग्रीक राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेवा करते थे। उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत इंडिका में भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का विस्तार से वर्णन किया था। कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है? कह रहा है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल है मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है? तो कुम्हरार। कुम्हरार जो पटना में है वह किससे संबंधित है? कौन वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। किसे? मौर्य वंश से। कुम्हरार मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा से जुड़ा एक पुरातात्विक स्थल है ना। कुम्हरार जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा से जुड़ा एक पुरातात्विक स्थल है। यह बिहार के पटना जिला में है। यह जो है कहाँ है? तो बिहार के पटना जिला में। यहाँ एक ऊंची ईंट की दीवारें के अंदर मौर्य महल परिसर के अवशेष मिले हैं। तो कुम्हरार देख रहे हैं ना, पटना वाला है ना, कंकड़बाग की तरफ है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? अपना बेटा और बेटी को भेजा था। ठीक है, संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को। तो यहाँ पर जो है आपका महेंद्र तो नहीं है, तो संघमित्रा लगा दीजिए। कह बौद्ध धर्म के प्रचार ने अशोक अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था एवं इसी के शासन काल में बौद्ध धर्म सर्वाधिक विकसित हुआ था। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। 16 नंबर, अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि, ऐसा क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि वह पूर्ण रूप से अहिंसावादी थे। पूर्ण रूप से तो अहिंसा नहीं कहेंगे, उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। ये तो बात सत्य हो सकती है। बाकी आगे देखते हैं ऑप्शन में और क्या क्या है। उसने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। उसमें सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक बागडोर संभाले थे। नहीं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में जो हम लोग पढ़े हैं, उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। ये बिल्कुल क्या है? सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक महान मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे।
उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। यह अपनी धम्म नीति के अंतर्गत अहिंसा, सहिष्णुता तथा सामाजिक दायित्वों का उपदेश देना चाहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, है ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा पाटलिपुत्रा जो आज के पटना के पास स्थित है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यह गंगा, गंडक और सोन नदियां के संगम पर स्थित था और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। सम्राट अशोक के शासनकाल में यह शिक्षा और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बना। पाटलिपुत्रा को यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने विस्तृत रूप से वर्णित किया था, है ना? विस्तृत रूप से। अशोक महान पुत्र थे। किसका पुत्र थे? तो बिंदुसार का पुत्र थे, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा का नाम अशोक था। तो ये जो है बिंदुसार का, बिंबिसार नहीं मारेगा, बिंबिसार जो हर्यक वंश में चल जाएगा। कर सम्राट अशोक के पिता थे तो बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है ना, अमित्र घात। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। इन्होंने 269 से 332 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक को चंडा शोका के नाम से भी जाना जाता था। अशोक को चंड अशोक, है ना, चंड अशोक या चंडा शोका के नाम से जाना जाता था। अशोक ने सिंह स्तंभ और अशोक स्तंभ का निर्माण कराया, जिसमें सारनाथ का अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वो हमारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासकों का सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर जो है बिंदुसार थे और फिर अशोक थे। मिला लीजिए, चंद्रगुप्त थे, है ना? चंद्रगुप्त थे, बिंदुसार थे और अशोक थे। ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। कह रहा मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर 322 ईस्वी में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल 322 से 298 तक था। बिंदुसार का शासन काल 298 से 272 तक था। अशोक का शासन काल 269 से 232 ईस्वी तक था, ईसा पूर्व तक था। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल, है ना? उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वह क्या था? उत्कल। कल उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग और उत्कल था। उड़ीसा का नाम कलिंग भी कह सकते हैं, उत्कल भी कह सकते हैं। प्राचीन समय में कलिंग एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जहां मौर्य सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था, है ना? तो कलिंग से जो है मौर्य साम्राज्य का दुश्मनी चलता था और कलिंग के ही जो राजा थे उन्हीं का बेटी था कारुबाकी, और कारुबाकी जो है इनका क्या बना था? पत्नी बना था। तो उड़ीसा का पुराना नाम जो है कलिंग और उत्कल था। प्राचीन समय में कलिंग एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जहां मौर्य सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। इसके अतिरिक्त ओला नामक जनजाति के नाम पर भी उड़ीसा का नामकरण हुआ, जो इस क्षेत्र में निवास करती थी। ठीक है। कह रहा सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह स्तंभ लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। भारत में अशोक स्तंभ को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया तथा स्तंभ के निचले भागों में स्थित अशोक चक्र के तिरंगे का मध्य रखा गया, अशोक चक्र को। मौर्य काल में रूप जीवा क्या था? मौर्य काल में जो है रूप जीवा क्या था? तो रूप जीवा जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे व्याख्या में देखते हैं क्या है रूप जीवा। कह मौर्य काल में रूप जीवा का अर्थ था वैश्यावृत्ति से, है ना? रूप जीवा का अर्थ था वैश्यावृत्ति से, जो जीवन यापन करने वाली स्त्री, जिसे सामान्यतः गणिका या वैश्या कहा जाता था। यह शब्द संस्कृत के रूप और सौंदर्य और जीवा जीवन से मिलकर बना है। रूप जीवा मतलब वैश्या, है ना, जो अपने संसार को चलाने के लिए व्यापार करती थी, है ना, जिसका अर्थ है सुंदरता के माध्यम से जीवन यापन करने वाली स्त्री। गणिकाओं को समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त था। गणिकाओं को, वही वैश्या को, है ना, एक विशेष स्थान प्राप्त था। गणिकाओं को समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त था और वे कला, संगीत और नृत्य में भी कुशल होती थी। वैशाली की आम्रपाली और मृच्छकटिक की नायिका, है ना, वसंत सेना गणिका थी। गणिका वैशाली की आम्रपाली, वैशाली की जो आम्रपाली थी और
मृच्छकटिक की नायिका वसंत सेना क्या थी, तो गणिका थी। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने किया था, तो मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच में सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भारत में मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत के रूप में भेजा था। यह यूनानी इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का क्या किया, विस्तृत विवरण किया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था, तो बिंदुसार को। बिंदुसार 297 से 72 ईसा पूर्व को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया यूनानियों द्वारा, सेंड्रोकोटस, ठीक है, सेंड्रोकोटस। अब प्लूटार्क द्वारा एंड्रोकोटस, ठीक है। शत्रुओं का वध करने वाला, है ना, बिंदुसार भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। बिंदुसार को जैन ग्रंथ में सिंहसेन। चाणक्य को इससे भी जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा पीडीएफ गड़बड़ा गया है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जो राजनीतिक और प्रशासन के सिद्धांतों पर आधारित था। चाणक्य ने नंद वंश का अंतिम शासक चंद्रगुप्त समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चाणक्य ने। अशोक महान वंश थे। कौन सा वंश के थे, मौर्य वंश के थे। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे, है ना। पहला चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर बिंदुसार और फिर अशोक। इनके पिता का नाम बिंदुसार एवं दादा चंद्रगुप्त मौर्य था। इनका शासनकाल ईसा पूर्व 269 से 232 तक था। उन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने विशाल मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा व धर्म प्रचार को बढ़ावा दिया। इसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसने सांची, एरन, विदिशा जैसे स्थानों पर भव्य बौद्ध स्तूप बनवाए जो उनकी धर्म परायणता के क्या है, तो प्रतीक है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक था, ये कौन था, विष्णुगुप्त या चाणक्य, वही कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के मित्र, दार्शनिक, मुख्य सलाहकार तथा मार्गदर्शक विष्णुगुप्त चाणक्य थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति के बारे में विस्तार से बताया है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से धनानंद को हराया था और मौर्य वंश की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार उत्तराधिकारी बना। नंद वंश के पश्चात मगध पर जो है किस राजवंश ने शासन किया, तो नंद वंश के जो अंतिम शासक था धनानंद को हरा करके मौर्य वंश शासन किया। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक मगध पर शासन किया। मौर्य वंश के शासन काल में मगध एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य बन गया। अशोक के शासन काल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था, अपने चरम पर। उड़ीसा का पुराना नाम, है ना, ये कहाँ से आ गया भाई, क्वेश्चन कट तो नहीं गया है। अच्छा, पेज नंबर से मिलाते हैं, 61 है। ये भी 61 है। अच्छा, दो को खिंचा गया, ठीक है। तो हम लोग 62 नंबर पेज पे चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए, महाराणा प्रताप, महारानी जयवंता, पोरस रानी अनसुईया, शिवाजी जीजाबाई, अशोक चारुमती। तो ये जो है आपका मतलब रानियों से संबंधित है, ठीक है। महाराणा जैसे, तो ये सब सही है, ये सब सही है, लेकिन ये अशोक जो है ये गलत है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो अशोक चारुमती नहीं था।
है ना, रानियां, राजा और रानियों से संबंधित है। कह रहा सम्राट अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है, अच्छा उनके माता से संबंधित था वो सब, ठीक है, माता से, सॉरी रानी नहीं, माता। कह रहा सम्राट अशोक की माता का नाम जो था सुभद्रांगी, क्या नाम था, सुभद्रांगी, सुभद्रे सुभद्रे लोग कहते थे। सुभद्रांगी की को रानी धर्मा या महादेवी के नाम से भी जाना जाता था, है ना, सुभद्रांगी को रानी धर्मा या महादेवी के नाम से भी जाना जाता था, और यही इनके क्या थे, तो अशोक के माता थे, है ना। धर्मा, रानी धर्मा। सुभद्रांगी चंपा शहर के एक ब्राह्मण की बेटी थी, जो बाद में बिंदुसार की प्रमुख रानियां में से एक रही। ठीक है, चारुमती अशोक की पुत्री थी। चारुमती जो थी वह क्या थी, अशोक की पुत्री थी, माता नहीं थी, इसलिए वो गलत हो गया। चारुमती कौन थी, अशोक की पुत्री थी। चारुमती का विवाह जो है नेपाल के राजकुमार देवपाल से हुआ था। चारुमती का विवाह देवपाल से। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है श्रवण बेलगोला में अंतिम समय जो है उन्होंने व्यतीत किए थे, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। तो वो गए थे आपको भद्रबाहु के साथ, किसके साथ, भद्रबाहु। और उन्होंने जो है जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और संलेखना विधि से अपना मृत को, है ना, मृत हो जाते हैं, मतलब मृत्यु को त्याग देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य ने जो है अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था, जैन धर्म। जैन धर्म के आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली, और उनके साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना यानी उपवास के माध्यम से खाना पीना छोड़ करके जो है देह को त्याग दिए। डिमेट्रियस किसके समकालीन थे, डिमेट्रियस, डिमेट्रियस जो थे आपको अशोक के समकालीन थे। डिमेट्रियस सम्राट अशोक के दरबार में राजदूत के रूप में कार्यरत था, है ना। शालीशुक मौर्य वंश का छठा राजा था। शालीशुक मौर्य वंश का छठा राजा था, जो संप्रति मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था। शालीशुक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई। डायनोसियस ने बिंदुसार के शासनकाल में भी राजनयिक सेवा दी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म, तो वही चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था। उन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, उन्होंने जो है भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली, और बेलगोला में संलेखना विधि से अपना, है ना, देह को त्याग दिए थे। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था, तो मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजने का काम किए थे, और इनका जो मुख्य पुस्तक है क्या नाम है, इंडिका, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इनका यात्रा वृत्तांत इंडिका नामक पुस्तक में मिलता है। यह लगभग ईसा पूर्व 304 से 298 तक पाटलिपुत्रा में रहा, और मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन किए। किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था, तो ये था अशोक के शासन काल में, है ना, बौद्ध धर्म राज्य धर्म। सम्राट अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म एक राज धर्म था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा, स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। विहार किसको कहते हैं, जो बौद्ध के अनुयायी जहाँ पर निवास करते हैं। शिलालेखों में अंकित करवाया बौद्ध सिद्धांतों को। अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि पड़ोसी देशों में भी फैल गया। नेपाल, श्रीलंका, ये सब में जो है, चाइना में, है ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो आपको कौन था, बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। उनका शासन काल 187 से 185 ईसा पूर्व मात्र 2 साल रहा। उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दिया, और बृहद्रथ जो है के सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने जो है हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, तब शुंग वंश। कौन सा, शुंग वंश। इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई और मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया, अंत हो गया।
निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? तो ये जो है आपको कल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार, कल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार। राजतरंगिणी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे कल्हन ने 12वीं सदी में संस्कृत में लिखा था। यह ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन करता है ना? राजतरंगिणी का जो कल्हन है वो कश्मीर के राजाओं का उल्लेख करता है और उसी में यह वर्णन है कि अशोक ने जो है श्रीनगर शहर को बसाया था। इसमें अशोक के बारे में उल्लेख मिलता है कि उसने श्रीनगर नामक शहर को बसाने का काम किया था। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने, है ना? जेम्स प्रिसेप ने 1837 में। जेम्स प्रिसेप एक ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने 1837 में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ब्राह्मणी लिपि प्राचीन भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है ना? जिसका उपयोग मौर्य साम्राज्य के दौरान अशोक के शिलालेखों में लिखने के लिए किया गया था। सबसे ज्यादा जो लिपि में लिखा गया था वही ब्राह्मणी लिपि ही था। अशोक के धम्म का मूल सिद्धांत क्या है? अशोक के जो धम्म का मूल सिद्धांत है वह क्या है? तो आपको जो है बड़ों का सम्मान, धम्म के जो है मूल सिद्धांत क्या है? बड़ों का सम्मान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के धम्म का मूल सिद्धांत अहिंसा, सत्य, करुणा और सहिष्णुता पर आधारित एक नैतिक और आचार संहिता है जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक नैतिक आचरण को बढ़ावा देना था। धम्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है। धम्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या? अहिंसा है, जिसका अर्थ है सभी जीवित प्राणियों के प्रति हिंसा से बचना। ठीक है, हिंसा से बचना। 40 नंबर, कर अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेखों में जो है अशोक जो है प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक के शिलालेखों में उन्हें आमतौर पर देवनाम प्रिय प्रियदर्शी राजा के रूप में संदर्भित किया जाता है। देवनाम प्रियदर्शी एक सामान्य उपाधि थी जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, है ना? प्रियदर्शी अशोक की एक व्यक्तिगत उपाधि थी जिसका अर्थ है सुंदर देखने वाला। अशोक महान मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे और उन्हें बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में जाना जाता है। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे प्रचार प्रसार पर बहुत बल दिया था। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाहिने से बाएं, है ना? दाहिने से बाएं जो लिखा जाता था वो खरोष्टी, है ना? कौन सा? तो खरोष्टी लिखा जाता था। लेकिन बाएं से दाएं जो हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं, तो ब्राह्मणी था। खरोष्टी लिपि प्राचीन भारत की लिपि थी जिसका उपयोग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक किया जाता था। यह लिपि दाहिने से बाएं और लिखी जाती थी जो इसे अन्य प्राचीन भारतीय लिपियों से अलग करती है। खरोष्टी लिपि का उद्भव अरमाइक लिपि से हुआ था। अशोक के कुछ शिलालेख भी इसी लिपि में मिले हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये जो है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक मौर्य के राजनीतिक प्रशासन के बारे में, है ना? राजनीतिक नीतियां कह सकते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य राजनीति पर है। यह मौर्य साम्राज्य के दौरान 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। इस ग्रंथ में राजा के कर्तव्य, मंत्रियों की भूमिका और राज्य के प्रशासन पर चर्चा की गई है। इसमें विदेशी नीति और युद्ध पर भी लिखा गया है। करा हुआ स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वही हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हो जाएगा। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। क्या था? एक यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र शहर और मौर्य साम्राज्य का प्रशासन का वर्णन किया। इंडिका में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को एक विशाल और सुंदर शहर के रूप में वर्णित किया। मेगास्थनीज के मुताबिक पाटलिपुत्र शहर को 30 सदस्य वाली एक नगर परिषद द्वारा प्रशासित किया जाता था। इन 30 सदस्यों का 5 सदस्यों के 6 बोर्ड में बांटा गया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन का विजय प्राप्त किया था? है ना? दक्कन का विजय जो है चंद्रगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त ने।
चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल सैन्य नेता और प्रशासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसे एक शक्तिशाली राज्य बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन के दक्षिणी भाग, जिसमें वर्तमान कर्नाटक भी शामिल है, पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन सहित भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त किया। अगला 45 नंबर प्रश्न, अभिलेख जिसमें यह होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, हुआ है ना। तो ये जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक था, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था, है ना, से पता चलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है एक संस्कृत शिलालेख है, जो गुजरात के जूनागढ़ में एक चट्टान पर खोदा हुआ है। यह शिलालेख शक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम द्वारा जारी किया गया था और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम भारत पर प्रभाव का उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य के मार्गदर्शक में पश्चिम भारत में सिंचाई के लिए एक विशाल सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये आपको जो है श्रीलंका नहीं था, ठीक है, श्रीलंका नहीं था। अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग शामिल था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के बजाय धर्म का प्रचार करने पर ध्यान केंद्रित किया। श्रीलंका क्षेत्र उनके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाबरू स्तंभ था। कौन था? भाबरू स्तंभ। अगला प्रश्न चलते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये जो है 7 श्रेणी में, ठीक है। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणी में विभाजित किया गया। ये श्रेणियां थी: दार्शनिक, किसान, पशुपालक, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक, सभासद। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में जाति व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, समाज थी, 7 वो समाज थी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो यही था तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिनमें दर्शन शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा और खगोल विज्ञान शामिल थे। तक्षशिला में भारत और विदेशी से छात्र आते थे। तक्षशिला का सबसे प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु भी थे। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है आपको जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स एक ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने 1793 में सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना। उन्होंने ग्रीक लेखकों के कार्यों का अध्ययन किया। उन्होंने सेंड्रोकोटस नामक एक राजा का उल्लेख किया था। जोन्स ने पाया कि सेंड्रोकोटस के बारे में ग्रीक लेखकों द्वारा दिए गए विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भारतीय स्रोतों द्वारा दिए गए विवरण के समान थे, ठीक है। तो सेंड्रोकोटस जो नाम उल्लेखित है, ये आपको और भी जो अगर ये तो पहचान में लिए कौन? विलियम जोन्स ने पहचाना था, ठीक है। लेकिन और जो है सेंड्रोकोटस का जो उपनाम दिया था वो किसने दिया? यूनानी लेखक ने दिया था, यूनानी लेखक ने। जबकि प्लूटार्क ने क्या कहा था? एंड्रोकोटस। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर कई बार पढ़ा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? कलिंग विजय का जो वर्णन है वह किस अभिलेख में? 13वां अभिलेख में है। और 13वां जो अभिलेख है वो आपको कौन सा अभिलेख है ना? 13वां अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो वो हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल द्वारा जारी किया गया था। यह अभिलेख भुवनेश्वर के पास उदयगिरी में हाथी गुम्फा नामक गुफा में स्थित है। यह अभिलेख कलिंग के इतिहास के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। तो 13वां शिलालेख याद रखिएगा कौन सी है, हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें जो है कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। कह रहा कि मगध एवं उसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया था, तो बनवाया था उदयन ने, है ना, उदयन ने बनवाया था, लेकिन उदयन तो है नहीं, तो इसे मौर्य सम्राट पढ़े तो मौर्य सम्राटो हो जाएगा। ठीक है, मगध साम्राज्य का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने अपनी राजधानी राजगिरी में बनाई थी, है ना। अब देखिए मगध में आ गया, मगध साम्राज्य का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने अपनी राजधानी राजगिर में बनाया। पाटलिपुत्र की स्थापना मगध शासक अजातशत्रु के किले के रूप में की गई थी, जिसे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। कारण निम्नलिखित कथनों को विवेचना कीजिए। ठीक है, ए नंबर में अशोक 269 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में विजय हुआ, गलत बात है। ठीक है, कलिंग वासियों की दुर्दशा ने उन्हें बहुत उदास किया, है ना। तो ए और आर, तो ऐसा दोनों के दोनों जो है गलते लग रहा है। ठीक है, तो ए गलत है परंतु आर सही है ना। दुर्दशा पर तो ये ठीक है, बहुत उदास किया, तो ये गलत है परंतु आर क्या है, सही है। और इसी युद्ध के बाद जो है महात्मा बुद्ध जो है सॉरी अशोक ने क्या किया था, तो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। अशोक ने कलिंग 261 ईसा पूर्व में जीता था। इस युद्ध के बाद अशोक ने अपनी युद्ध नीति बदल दी, है ना, और अहिंसा व शांति का मार्ग अपनाया, क्योंकि कलिंग वासियों को दुर्दशा ने उनका हृदय को परिवर्तन कर दिया। अशोक ने भारत पर शासन किया, अशोक ने भारत पर शासन किया, तो कब से कब तक किया, 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व के बीच। मौर्य वंश के महान शासक अशोक ने 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व के मध्य तक शासन किया। उन्होंने कलिंग युद्ध 261 के बाद बौद्ध धर्म को अपना, अहिंसा सत्य धर्म और प्रचार दिया। मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 56 नंबर। तो ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए अब जो है घबराइएगा नहीं, अभी जो है 20 मिनट क्लास आर होगा। खैर अपनी प्रजा की खुशी से ही उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है। ये किसने लिखा था, तो कौटिल्य ने। खैर अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है, ये किसने लिखा, कौटिल्य ने। कहना अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उनके हित में ही उनका हित है, यह कथन कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा था। इसका अर्थ है कि राज्य या राजा का प्रजा के सुख का ही अपना सुख व प्रजा के हित को अपना हित मानना चाहिए। मतलब राजा के बारे में कहा गया है कि प्रजा का सुख ही आप अपना सुख मानिए, है ना। श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखा था, अशोक ने। अशोक ने 250 ईसा पूर्व में पंडरेथन गांव में श्रीनगर शहर की स्थापना की। राजतरंगिणी के अनुसार, है ना, राजतरंगिणी कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक को श्रीनगर का पहला सम्राट माना गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री भेनसांग ने भी अशोक को श्रीनगर का संस्थापक माना। श्रीनगर सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम के किनारे स्थित